हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी तक हमने जीएसटी के अमेंडमेंट्स कंप्लीट किए। अब कस्टम्स के जो अमेंडमेंट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं नवंबर 22 एग्जामिनेशन में फॉर देयर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, उनके लिए ये रेलेवेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, कस्टम्स में बहुत कम अमेंडमेंट है बेटा। खाली हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी, उस पर अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन वाले हमारे चैप्टर में, एंड देन एफटीपी के कुछ अमेंडमेंट्स है, देखेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। इसमें बेटा एक रूल्स थे कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, उसमें अमेंडमेंट है। अगेन बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम पूरा ही रूल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी बुक में जो पुराने रूल्स होंगे आप उसको अपडेट करके ये वाले नए रूल्स उसकी जगह पे पूरी तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पूरे ही रूल्स जो है एक बार डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो आए। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स 2021 रूल्स है ये। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, पूछने के चांस वेरी वेरी लो। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, देखेंगे। Customs import of goods at concessional rate of duty amendment rules 2021. Rule 2 application. The rule shall apply to an importer who intends to avail benefit of exemption notification issued under section 25(1) of the Customs Act, and where the benefit of such exemption is dependent upon use of imported goods covered by that notification for manufacture of any commodity or provision of output service. These rules apply only in respect of exemption notification which provide for observance of these rules. तो सबसे पहले तो ये रूल किसको लगेंगे, सबसे पहले ये रूल किसको अप्लाई होंगे। रूल 2 क्या बताता है, एप्लीकेशन बताता है। तो ये रूल उन्हें अप्लाई होंगे, उन इंपोर्टर को अप्लाई होंगे जो अवेल करना चाहते हैं बेनिफिट किसका, कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया है, कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया उसका बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया उसका बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं। एंड वेयर बेनिफिट ऑफ सच एग्जेम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड बाय दैट नोटिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कमोडिटी और प्रोविजन ऑफ सर्विस। और वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन कब मिलेगा, जब वो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं उसको आप यूज कर रहे हो किस चीज के लिए, या तो यूज कर रहे हो आप कोई कमोडिटी बनाने के लिए या आउटपुट सर्विस देने के लिए, या कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटी के लिए या कोई भी आउटपुट सर्विस के लिए। ठीक है, ये रूल तभी अप्लाई होंगे जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लिखा है कि भाई ये रूल्स को फॉलो करना है, ये रूल्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो एप्लीकेशन की क्या बात हुई, सबसे पहले कि ये रूल्स यहाँ पे किसको अप्लाई होंगे, उस इंपोर्टर को जो बेनिफिट लेना चाहता है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो भी इशूड हुआ है अंडर सेक्शन 25(1), मतलब वो जनरल एग्जेम्पशन का कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसका वो बेनिफिट लेना चाहता है। कौन लेना चाहता है, कोई इंपोर्टर लेना चाहता है। और वो नोटिफिकेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए हो, जब आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए हो आप उसको यूज करने वाले हो किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कमोडिटी, कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए, या प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस, या प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस। ये जो रूल्स है ये अप्लाई होंगे किस, इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स, जो प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, सो ये सबसे पहले एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। कैपिटल गुड्स, कुछ कुछ डेफिनेशन से देखेंगे। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इंपोर्टर। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, वो गुड्स जिसकी वैल्यू कैपिटलाइज हुई है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, इंपोर्टर जो भी अपनी गुड्स बुक्स में कैपिटलाइज कर रहा है, कैपिटल गुड्स मतलब क्या, इंपोर्टर जो भी अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रहा है उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे। जॉब वर्क मतलब क्या, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस, कोई भी मैन्युफैक्चर, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस, कोई भी मैन्युफैक्चर कंसिस्टेंट विद एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू इंपोर्टर एक्सेप्ट गोल्ड ज्वेलरी। अंडरटेक कौन कर रहा है, कोई भी पर्सन कर रहा है जो गुड्स इंपोर्टर के उस पे, एक्सेप्ट गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स देयर ऑफ एंड द प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स। बट इसमें क्या नहीं आएगा, गोल्ड नहीं आएगा, ज्वेलरी नहीं आएगी, प्रीशियस मेटल्स वगैरह नहीं आएगा। एंड द टर्म जॉब वर्कर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अकॉर्डिंगली। सो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस, कोई भी मैन्युफैक्चर कंसिस्टेंट विद व्हाट, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अंडरटेकन बाय हूम, अ पर्सन, बाय अ पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू इंपोर्टर। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं आएगा, गोल्ड ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल्स वगैरह। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स। मैन्युफैक्चर मतलब प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल या इनपुट्स बाय द इंपोर्टर इन अ मैनर
दैट रिजल्ट इन इमर्जेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैविंग डिस्टिंक्ट नेचर, कैरेक्टर और यूज, जिससे एक नया प्रोडक्ट आता है आपका जिसका डिस्टिंक्ट नेचर, कैरेक्टर और यूज होता है, उसे मैन्युफैक्चर बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अकॉर्डिंगली। आउटपुट सर्विस मतलब क्या? इट मीन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स। सो आउटपुट सर्विस मतलब क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग व्हाट? आफ्टर सेल सर्विस यूटिलाइजिंग द इंपोर्टेड गुड्स, यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? रूल 3 है। रूल 2 पढ़ा, रूल 3 पढ़ी, कुछ डेफिनेशंस। अब रूल 4 देखेंगे, प्रोसीजरल पार्ट है, पूरा देखेंगे। इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन, इंपोर्टर को प्रायर इंफॉर्मेशन देना है, किस चीज की? देखते हैं। द इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वन टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली। तो इंपोर्टर को क्या करना है? वन टाइम इंफॉर्मेशन देना है, किस पे? कॉमन पोर्टल पे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है, उसमें ये सारे पर्टिकुलर्स रहेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इंपोर्टर क्या देगा कि भाई द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर एंड हिज जॉब वर्कर, यानी अपना नाम देगा, अपना एड्रेस देगा, अपने जॉब वर्कर का नाम देगा, अपने जॉब वर्कर का एड्रेस देगा। द गुड्स प्रोड्यूस और प्रोसेस अंडरटेकिंग एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर और इज जॉब वर्कर इफ एनी और बोथ। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसके यहाँ पे, जो भी प्रोसेस अंडरटेकन होती है उसके यहाँ पे, या उसके जॉब वर्कर के यहाँ पे उसकी डिटेल्स। द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इंपोर्टेड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द प्रीमाइसेस ऑफ इंपोर्टर और द जॉब वर्कर। कौन से नेचर और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है और उसे क्या कर रहा है? यूज कर रहा है उसके प्रीमाइसेस पे या जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे, वो डिटेल्स उसको देना है। पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल ऑन सच इंपोर्ट, कौन सा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का वो बेनिफिट लेना चाहता है वो उसको बताना है कॉमन पोर्टल पे। नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर्ड यूटिलाइजिंग द इंपोर्टेड गुड्स, यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स यूज करके या तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, एप्लीकेशन ऑफ द रूल पे ही पड़ा था, या तो कोई मैन्युफैक्चर करेगा कमोडिटी, या प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस होगा, या प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस होगा। तो उसने यहाँ पे क्या किया है? क्या किया है यहाँ पे? कौन से नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस रेंडर किया है? ये गुड्स को यूज करके कौन से नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस दे रहा है? द इंटेंडेड पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, कौन से पोर्ट पे इंपोर्ट करना चाहता है, कौन से पोर्ट पे इंपोर्ट करना चाहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको कॉमन पोर्टल पे देना है। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड अगेंस्ट सच इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। तो यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे ये सारी इंफॉर्मेशन देगा तो एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। क्या रहेगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर, IIN नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको मिलेगा। इट शैल बी जनरेटेड अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। तो यहाँ पे वो उसको ये डिटेल्स देनी है सारी। यहाँ पे वो 6 चीजें देगा वहां पे कॉमन पोर्टल में, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। क्या क्या डिटेल देना है? बड़े बेसिक से डिटेल्स है। अपना नाम एड्रेस, जॉब वर्कर का नाम एड्रेस, कौन से गुड्स वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे या प्रोसेस अंडरटेकन करता है उसके यहाँ पे या जॉब वर्कर के यहाँ पे। जो गुड्स वो इंपोर्ट करेगा वो कौन से नेचर और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है वो उसको यूज करना चाहता है अपने प्रोसेस में, या जॉब वर्कर क्या यूज होने वाले हैं, या जो वो यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लेना चाहता है उसकी डिटेल्स उसको देनी है। कौन सी आउटपुट सर्विस वो प्रोवाइड करेगा वो गुड्स यूज कर करके वो उसको बताना है, और कौन से पोर्ट पे वो इंपोर्ट करना चाहता है वो ये बताना है। तो उसका बेसिक डिटेल्स गुड्स का कैसा यूज रहेगा वो बताना है उसको। कौन सा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन वो यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहता है और कौन से पोर्ट पे इंपोर्ट करना चाहता है, ये सारी वो डिटेल्स देगा पोर्टल पे। तो उसको एक नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा उसे। ठीक है। द इंपोर्टर ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू अपडेट द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन केस ऑफ एनी चेंज इन डिटेल्स ऑन द कॉमन पोर्टल। उसके पास ऑप्शन रहेगा अपडेट का। ठीक है, अगर कुछ डिटेल्स में चेंज होता है, कोई वो पोर्ट अपना इंपोर्ट का चेंज करना चाहता है या कुछ भी चेंज करना चाहता है, जॉब वर्कर की डिटेल्स यहाँ पे चेंज करना चाहता है, तो उसके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, वो अपडेट कर सकता है पोर्टल पे। सो यहाँ पे द इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, जो भी इंपोर्टर को ये बेनिफिट लेना है उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? एक कंटिन्यूटी बॉन्ड, उतनी श्योरिटी उतनी सिक्योरिटी के साथ जितना वो डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय व्हाट? DC ऑफ कस्टम्स और AC ऑफ कस्टम्स। ठीक है, उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? एक कंटिन्यूटी बॉन्ड, उतनी श्योरिटी सिक्योरिटी के साथ जितना AC/DC बोलता है। कौन सा AC/DC? हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द प्रीमाइसेस वेयर इंपोर्टेड गुड्स शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और रेंडरिंग आउटपुट सर्विस। कौन सा AC/DC बताएगा? ये कौन सा AC/DC अमाउंट बताएगा? यहाँ पे कौन सा AC/DC बताएगा कि कितना कंटिन्यूटी बॉन्ड और कितनी श्योरिटी सिक्योरिटी देनी है आपको? वो AC/DC जिसका जुरिस्डिक्शन है उस प्रीमाइसेस पे जहां पे इंपोर्टेड गुड्स को आप रखोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। वो जहां रखोगे उस प्रीमाइसेस पे जिस AC/DC का जुरिस्डिक्शन है वो बताएगा आपको कि भाई कितना कंटिन्यूटी बॉन्ड आपको यहाँ पे देना है और कितनी श्योरिटी सिक्योरिटी देनी है। साथ में और क्या देना है? एक अंडरटेकिंग देनी है आपको।
अंडरटेकिंग देनी, अंडरटेकिंग क्या रहेगी, टू पे द अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेविएबल और इनपुट्स बट फॉर एग्जाम्शन एंड ऑलरेडी पेड इफ एनी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। आपको अंडरटेकिंग क्या देनी कि फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट पे अभी अगर आपकी ड्यूटी आती थी 1,00,000 रुपए, बट क्योंकि एग्जाम्शन आपको मिल गया 90,000 रुपए का, 90,000 का एग्जाम्शन मिल गया, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 ही पे करने को आती है, 10,000 ही आपको क्या होती है अभी पे करने को आती है। तो ये जो यहाँ पे आपने अभी पे कर दी 10,000 रुपए, तो ये जो है 90,000 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा, 90,000 रुपए का आपको यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। सो अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेविएबल ऑन इनपुट्स, ड्यूटी लेविएबल है 1 लाख बट फॉर एग्जाम्शन एंड ऑलरेडी पेड इफ एनी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, बट आपने ऑलरेडी पे कर दिए 10,000 रुपए, तो 90,000 रुपए की क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला है, बेनिफिट मिला है तो उसकी आपको अंडरटेकिंग कर देनी पड़ेगी कि अच्छा हाँ ठीक है, मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि अगर नीड पड़ी तो मैं इसको पे कर दूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ एट द रेट फिक्स बाय नोटिफिकेशन इशूड अंडर 28A ऑफ द एक्ट फॉर द पीरियड, अलोंग विद इंटरेस्ट पे करूंगा, पीरियड क्या रहेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट of the goods on which exemption was availed ending with the date of actual payment of entire amount of the difference of duty that is liable to pay. There is a required to submit a continuity bond as well. तो कब से कब तक के पीरियड का इंटरेस्ट में पे करूंगा भाई, जिस दिन मैंने इंपोर्ट किए थे गुड्स, जिस दिन मैंने इंपोर्ट किए थे गुड्स तब से लेकर के एक्चुअल पेमेंट जब तक मैं कर रहा हूँ वापस, एक्चुअल पेमेंट में कर रहा हूँ तब तक के वापस, तब तक के का मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। सो इंपोर्टर को क्या करना है, सबसे पहले उसने कॉमन पोर्टल पे डिटेल्स डाल दिए, 6 डिटेल्स थे वो उसने डाल दी, IIN नंबर उसका यहाँ पे क्या हो गया, जनरेट हो गया, जनरेट हो गया। उसको कुछ अपडेट करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है कॉमन पोर्टल में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ACDC है जिसका उसके प्रेमाइसेस पे जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स वो रखेगा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, उस प्रीमाइसेस का जुरिस्डिक्शन जिस ACDC के पास आता है वो उसको बताएगा भाई तू इतने का कंटिन्यूटी बॉन्ड फिल कर दे, साथ में ये सिक्योरिटी दे दे या श्योरिटी दे दे, साथ में ये अंडरटेकिंग दे दे कि भाई जो भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट है, मतलब जो भी तेरे को बेनिफिट मिला है उसका तू ड्यूटी पे कर देगा अगर नीड पड़ी तो, अलोंग विद इंटरेस्ट तू पे करेगा। कब से कब तक के पे करेगा, जिस दिन से इंपोर्ट किया था, जिस दिन से इंपोर्ट किया था तब से लेके जब एक्चुअल पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट किया, ठीक है। तो ये रूल 4 में ये सारी चीजें इंपोर्टर ने कर ली। अब प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, the importer who intends to avail the benefit of exemption notification shall mention IIN and continuity bond number while filing bill of entry। उसको क्या करना है, जब बिल ऑफ एंट्री वो फाइल करेगा तब उसको मेंशन करना है ये IIN नंबर और कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर, IIN नंबर और कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर। Accordingly, the ACDC of customs at custom station of importation shall allow बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टू द इंपोर्टर। जो ACDC है कस्टम्स का, वो कस्टम स्टेशन पे और वो क्या अलाउ करेगा, उसको बेनिफिट अलाउ करेगा बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टू द इंपोर्टर। Once the bill of entry is cleared for home consumption, the bond submitted by the importer gets debited automatically in the custom automated system and details shall be made available electronically to the jurisdictional commissioner। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ भाई, इंपोर्टर ने सबसे पहले क्या करना है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम IIN नंबर और कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर मेंशन करना है। जो ACDC ऑफ कस्टम्स है, कहाँ पे, कस्टम स्टेशन पे, वो क्या करेगा, बेनिफिट अलाउ करेगा उसको, ठीक है। कौन सा ACDC, जो कस्टम स्टेशन पे बैठा है, ठीक है। उसने देखा गुड्स आए, इंपोर्ट हुआ, बिल ऑफ एंट्री इसने फाइल किया, ये सब नंबर इसने मेंशन किए, वो उसको अलाउ करेगा बेनिफिट। एक बार उसने बिल ऑफ एंट्री क्लियर कर ली होम कंजम्पशन के लिए, तो जो उसने बॉन्ड सबमिट किया था गेट्स ऑटोमेटिकली डेबिटेड in the custom automated system and details shall be made available electronically to jurisdictional custom officer। और वो डिटेल्स किसके पास चल जाएगी, उसके jurisdictional custom officer के पास। The new process aims at removing manual intervention and simplifying the procedure with focus of automation and faceless procedure to अवेल द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। तो जैसे ही उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होम कंजम्पशन के लिए, जो उसने बॉन्ड सबमिट किया था वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा उसके सिस्टम में, और ये डिटेल्स उसका जो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है, जिसका जिस प्रीमाइसेस पर उसका जुरिस्डिक्शन आता है, उस ACDC के पास ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली चले जाएगी, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली चल जाएगी। नेक्स्ट, इंपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड। अब इंपोर्टर को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है भाई, अब गुड्स आए हैं उसके पास में, तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स देखते हैं क्या क्या रखेगा वो। द इंपोर्टर शैल मेंटेन एन अकाउंट in such manner to clearly indicate the quantity and value of goods imported, भाई कितने गुड्स आए, इंपोर्ट किए, and the date of receipt of goods imported in the relevant premises, ये date of receipt of goods है। quantity of such goods consumed, quantity of such goods consumed, कितने goods consume किए, quantity of goods sent for job work, nature of job work carried out, job worker को इतने goods भेजे, उसने ये यहाँ पे क्या प्रोसीजर कैरी आउट किया। क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, जॉब वर्क के बाद इतने गुड्स मैंने वापस रिसीव किए।
क्वांटिटी ऑफ गुड्स री एक्सपोर्टेड अंडर इफ एनी अंडर रूल 7, मैंने गुड्स जो री एक्सपोर्ट किया उसका डिटेल्स, रिमेनिंग इन स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री, और इतने गुड्स मेरे बिल ऑफ एंट्री में बच गए, इतने गुड्स मेरे बिल ऑफ एंट्री में बच गए। तो ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स उसको मेंटेन करना है, ठीक है। क्या क्या क्वांटिटेटिव डिटेल्स है देखेंगे हम, इंपोर्टर को क्या क्या मेंटेन करना है देखेंगे। क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, सबसे पहले गुड्स कितने इंपोर्ट किया, सेकंड क्या डेट ऑफ रिसीट है उसकी, ठीक है, जो भी गुड्स उसने रिलेवेंट प्रीमाइसेस में बुलाए उसकी क्या डेट ऑफ रिसीट है, क्वांटिटी एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड इन द रिलेवेंट प्रीमाइसेस। थर्ड, कितने क्वांटिटी उसने कंज्यूम किया। फोर्थ, जॉब वर्कर को कितना भेजा, क्या जॉब वर्क उसने कैरी आउट किया, क्या गुड्स वापस जॉब वर्कर के पास से आए, क्या गुड्स उसने एक्सपोर्ट किया और कौन से स्टॉक पे बचे। तो भाई उसके पास क्या गुड्स आए, क्या जॉब वर्कर को भेजे, क्या जॉब वर्कर से वापस आए, क्या एक्सपोर्ट किया, क्या स्टॉक में बचे, ये सारी डिटेल्स उसको मेंटेन करनी है। एंड शैल प्रोड्यूस द सेड अकाउंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द DCAC of custom having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture or for rendering output service। jurisdictional commissioner बोलेंगे हम इनको in short। और जब भी रिक्वायर्ड है ACDC उसका jurisdiction का जब भी देखना चाहता है तो उसको ये रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली दिखाएगा, मेंटेन करेगा, और जब भी उसको रिक्वायर्ड होंगे वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा। फर्दर, इन केस ऑफ नॉन रिसीट or short receipt of goods imported in the relevant premises, the importer shall intimate such non-receipt or short receipt immediately on the common portal in the prescribed form। अगर उसको goods नहीं रिसीव होते हैं या शॉर्ट रिसीव होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रिसीट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन द रिलेवेंट प्रीमाइसेस, उसके प्रीमाइसेस में उसको क्या करना है, तुरंत वो नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट कॉमन पोर्टल में उसको बताना है कि भाई ये गुड्स मेरे क्या हुए, ये नॉन रिसीट हुए या शॉर्ट रिसीट हुए। The importer shall submit a monthly statement on the common portal in the prescribed form by 10th of the following month। हाँ, एक मंथली स्टेटमेंट उसको देना है महीने खत्म होने के बाद 10 तारीख को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। अब वो जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजना चाहता है। देखो रूल पढ़ रहे हैं हमने सबसे पहले पढ़ा रूल 2 किसको लग रहा है, एप्लीकेशन किसको है रूल की सबसे पहले, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखी, देन इंपोर्टर को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी है, गुड्स आने के पहले उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह वहां पे जनरेट होगा एंड ऑल दैट डिटेल्स हमने देखी। फिर उसको क्या प्रोसीजर वगैरह फॉलो करनी है, जब बिल ऑफ एंट्री आई तब उसको वो नंबर्स वगैरह आए हैं, नंबर वगैरह देना है वो सब एंड ऑल दैट। देन इंपोर्टर को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, इंपोर्टर को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने क्वांटिटेटिव डिटेल्स वगैरह का, और जब भी रिक्वायर्ड है वो रिकॉर्ड्स किसको प्रोड्यूस करेगा, जुरिसडिक्शनल कमिश्नर को वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। रूल 6 से द इंपोर्टर शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क। जो भी गुड्स वो भेज रहा है जॉब वर्कर को उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने कि भाई इस महीने में ड्यूरिंग द मंथ मैंने इतने गुड्स उसको भेजे और वो अपने उसको मंथली स्टेटमेंट में बताने, एंड मेंशन द सेम इन द प्रिस्क्राइब मंथली स्टेटमेंट। अपने मंथली स्टेटमेंट में बताएगा मैंने जॉब वर्कर को इतने गुड्स भेजे। द इंपोर्टर शैल सेंड द गुड्स टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर अंडर एन इनवॉइस or wherever applicable through an e-way-bill as specified in GST Act, mentioning the description and quantity of the goods। तो जो भी है उसको अंडर द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट भेजना ही पड़ेगा, जो भी इनवॉइस रिक्वायर्ड है या ई-वे-बिल रिक्वायर्ड है, जैसा भी GST एक्ट में उस हिसाब से उसको गुड्स भेजने, साथ में उसको डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स जो भी है वो मेंशन करना रहेगा। The maximum period for which goods can be sent to job worker shall be 6 months from the date of invoice और e-way bill। तो जब भी उसने इनवॉइस या ई-वे बिल जनरेट किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको वो गुड्स भेजने रहेंगे जॉब वर्कर को। In case importer is not able to establish that goods sent for job work have been used as per the particulars mentioned in Rule 4, the jurisdictional custom officer shall take necessary action against the importer under Rule 8 और 8A। तो यहाँ Rule 4 में उसने पहले ही बता दिया था कि भाई ये जॉब किस चीज के लिए यूज करने वाले इंपोर्टेड गुड्स, अगर उसके हिसाब से यूज नहीं किए गए जो बताया है उसने Rule 4 में तो फिर एक्शन लेगा ऑफिसर उसके अगेंस्ट में। एक्शन जो दिए हुए हैं देखेंगे हम Rule 8A में। अब जॉब वर्कर को क्या करना है भाई, जॉब वर्कर के यहाँ पे गुड्स हो गए आ गए, जॉब वर्कर के पास में गुड्स आ गए, अब वो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स और प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं, shall maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated if any during such process। अब वो जो सब करेगा वो करेगा भाई इतने गुड्स आए, ये प्रोसेस मैंने करी और ये क्या हुआ, मेरा वेस्ट जनरेट हुआ, यहाँ पे वेस्ट जनरेट जो हुआ वो बता दिया उसने। Produce the account details before the jurisdictional custom officer as and when required by the said officer। प्रोड्यूस करेगा वो अपना अकाउंट डिटेल्स किसको, जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को, जब भी रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस करेगा कि भाई ये डिटेल्स है। After completion of the job work, send the processed goods to the importer or to another job worker
as directed by the importer for carrying out the remaining process if any under the cover of an invoice or e-way-bill. और कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन के बाद, जॉब वर्क कंप्लीशन के बाद वो क्या करेगा, जो प्रोसेस्ड गुड्स है वो किसको भेजेगा, या तो इंपोर्टर को वापस भेजेगा या अनदर जॉब वर्कर को भेजेगा, एज डायरेक्टेड बाय इंपोर्टर फॉर कैरिंग आउट रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और एन ई-वे-बिल, अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ई-वे-बिल. तो जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, वो क्या करेगा, प्रोसेस गुड्स है वो भेजेगा किसको, इंपोर्टर को भेजेगा या दूसरे जॉब वर्कर को भेजेगा, या इंपोर्टर को भेजेगा या दूसरे जॉब वर्कर को भेजेगा, जैसा भी उसका इंपोर्टर डायरेक्ट करता है, फॉर कैरिंग आउट रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ई-वे-बिल. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले उसने मेंटेन किया रिकॉर्ड्स, किस चीज के लिए, गुड्स रिसीट के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, और जो भी वेस्ट जनरेट हुआ ड्यूरिंग सच प्रोसेस. सेकंड, प्रोड्यूस किया उसने अकाउंट डिटेल्स किसको, जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर के पास में, और जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद उसने सेंड किया क्या, प्रोसेस गुड्स किसको, इंपोर्टर को या अनदर जॉब वर्कर को, जो भी डायरेक्ट किया इंपोर्टर ने, फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ई-वे-बिल. ठीक है. तो कंप्लीट होने के बाद जॉब वर्क, उसने प्रोसेस गुड्स या तो इंपोर्टर को वापस किए या दूसरे जॉब वर्कर को भेजे, जैसा भी इंपोर्टर बोलेगा वैसा वो कर लेगा, अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस, ई-वे-बिल, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. तो मेंटेन करना है उसको रिकॉर्ड्स, प्रोड्यूस करना है उसको रिकॉर्ड्स, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद गुड्स वो वापस से भेजेगा. नेक्स्ट रूल 6B देखेंगे, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर. ठीक है, आपने गुड्स इंपोर्ट किए, अपनी यूनिट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करनी, सिमिलर काइंड ऑफ, ये भाई उसने क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है. ठीक है. सो ही शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सेंट फॉर यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग द मंथ एंड मेंशन द सेम इन द स्पेसिफाइड मंथली स्टेटमेंट. और उसको मेंशन कहाँ करना है, स्पेसिफाइड मंथली स्टेटमेंट में. तो उसको क्या करना है, मेंटेन करना है रिकॉर्ड किस चीज का, of the goods sent for unit transfer during the month and mention the same in what, specified monthly statement. The importer shall send the goods under an invoice or wherever applicable through an e-way-bill as specified in the GST Act mentioning the description and quantity of the goods. तो इंपोर्टर को क्या करना है, गुड्स जो भी उसने यहाँ पे सेंड किए हैं अंडर इनवॉइस या जो भी एप्लीकेबल ई-वे-बिल वगैरह जो भी हो जीएसटी एक्ट के हिसाब से, उसको क्या करना है, मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स. ठीक है. तो जो भी इनवॉइस वो भेजेगा, यहाँ पे क्या भेजेगा, ई-वे-बिल, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या मेंशन करेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स है. द इंपोर्टर शैल इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर यूनिट मेंटेन एन अकाउंट. उसको क्या करना है, मेंटेन करना है अकाउंट, किस चीज का, कितने गुड्स रिसीव हुए, क्या प्रोसेस अंडरटेक हुई, क्या वेस्ट जनरेट हुआ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. अब वो सिर्फ मेंटेन नहीं करके रखना है अकाउंट्स, प्रोड्यूस भी करना है. क्या करना है, प्रोड्यूस करना है अकाउंट डिटेल्स किसके सामने, बिफोर जुरिसडिक्शनल कमिश्नर कस्टम ऑफिसर. जो भी जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर है उसको जब भी रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस करेगा अकाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सेड ऑफिसर. ठीक है. तो मेंटेन करेगा अकाउंट्स किसके, रिसीट ऑफ गुड्स के, भाई इतने गुड्स आए, ये प्रोसेस हुई, ये वेस्ट जनरेट हुआ. प्रोड्यूस करेगा अकाउंट्स जब भी रिक्वायर्ड होंगे तब. थर्ड, after completion of the said process, send the processed goods back to the premises of the importer from where the goods were received or to a job worker for carrying out remaining process if any under the cover of an invoice or an e-way-bill. जैसी आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी उसको क्या करना है, वापस भेजना है क्या, प्रोसेस गुड्स बैक टू द प्रीमाइसेस ऑफ इंपोर्टर फ्रॉम वेयर, कहां से ये गुड्स रिसीव हुए थे, या टू जॉब वर्कर को किस चीज के लिए, फॉर कैरिंग आउट द रिमेनिंग प्रोसेस इफ एनी अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस और ई-वे-बिल. ठीक है. तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसको वो गुड्स वापस भेजने किसको, भाई ऑब्वियसली इंपोर्टर के प्रीमाइसेस पे भेजेगा या जॉब वर्कर को भेजेगा कैरी करने के लिए आगे की प्रोसेस अंडर द कवर ऑफ व्हाट, इनवॉइस और ई-वे-बिल. ठीक है. तो ये किससे रिलेटेड प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थी उससे रिलेटेड कि भाई यहाँ इंपोर्टेड गुड्स को आप यूनिट ट्रांसफर अगर कर रहे हो तो. सो ये क्या है, अगर इंपोर्टर ने अपनी ही यूनिट को ट्रांसफर किया, इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसफर किया, तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मंथली स्टेटमेंट में वो यहाँ पे क्या करना है, उसको बताना है. उसके बाद में वो क्या मेंटेन करेगा, भाई रिसीट ऑफ गुड्स के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, क्या प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेक की वो रखेगा, और क्या वेस्ट जनरेट हुआ उस प्रोसेस की ड्यूरिंग. सेकंड, जब भी लगेंगे जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को क्या करेगा, अकाउंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पे तीसरी चीज, जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वो इंपोर्टेड गुड्स या तो वापस इंपोर्टर के पास जाएंगे या किसी जॉब वर्क के पास जाएंगे, जैसे भी वैसे होगा. ठीक है. नेक्स्ट, री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स. अब क्या हुआ, आपके गुड्स या तो कुछ अनयूटिलाइज्ड बच गए या आपके गुड्स
या क्या हो गए, डिफेक्टिव रह गए, आपके कुछ डिफेक्टिव है, तो उस केस में आप क्या करोगे, या तो उसको री एक्सपोर्ट करोगे, वापस से एक्सपोर्ट कर दोगे, या करोगे आप क्लियर करोगे। देखते हैं, द इम्पोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन शैल यूज द गुड्स इम्पोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। तो भाई उसने, जिसने भी, जो भी इंपोर्टर यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहा है, उसको क्या करना है, गुड्स को यूज करना है। यूज करना है कैसे, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन जो भी स्पेसिफाइड है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में, बट उसके लिए टाइम है क्या, 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। इंपोर्ट किया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे गुड्स को यूज करना है, गुड्स को यूज करना है। द इंपोर्टर इज अलाउड टू sue or to decide either to re-export or clear the unutilized goods for home consumption within 6 months from the date of import। इंपोर्टर को क्या यहाँ पे sue motor डिसाइड करना है कि या तो री एक्सपोर्ट करना है गुड्स को, कि क्लियर करना है अनयूटिलाइज गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट उसको डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पे जो गुड्स हैं उसको मुझे क्या करना है, या तो मैं री एक्सपोर्ट करूँ या तो क्लियर करूँ, जो भी बच गए कहाँ, कितने दिन में, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, द इंपोर्टर हु ऑप्ट्स टू री एक्सपोर्ट, अगर आपने ऑप्ट किया कि मैं वापस से री एक्सपोर्ट कर लेता हूं, उसको क्या करना है, ही शैल रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ नेसेसरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इन द मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है डिटेल्स नेसेसरी यहाँ पे क्या, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का मंथली स्टेटमेंट में। फर्दर वैल्यू ऑफ सच गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ सेट गुड्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। भाई एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी इंपोर्ट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। क्या बात हुई, वैल्यू ऑफ सच गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू ऑफ सेट गुड्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। भाई इंपोर्ट के टाइम आपकी वैल्यू अगर 100 रुपए थी, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 100 होना चाहिए, मिनिमम 100 होना चाहिए। द इंपोर्टर who opts to clear the unutilized or defective goods for home consumption shall pay the duty along with interest on the common portal। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके गुड्स क्या हो, यहाँ पे क्लियर हो, किस चीज के लिए, यहाँ पे अनयूटिलाइज गुड्स है, आपके डिफेक्टिव गुड्स है, वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ड्यूटी पे करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड कॉमन पोर्टल पे बता दो। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस एंड द पेमेंट ऑफ ड्यूटी शैल बी रिकॉर्डेड बाय द इंपोर्टर इन द मंथली स्टेटमेंट। जो भी करेगा उसको मंथली स्टेटमेंट में बता देना है, जो भी करेगा क्या करना है, मंथली स्टेटमेंट में उसको बता देना है। ठीक है, सो अगर आप क्या कर रहे हो, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो गुड्स, तो आप क्या करो, ड्यूटी पे करो और मंथली स्टेटमेंट में बता दो, मंथली स्टेटमेंट में बता दो। As per clarification provided by the circular, the period for calculation of interest would start from the date of import of such goods and end with the date of actual payment। इंटरेस्ट का पीरियड कब से कब तक रहेगा, जब इंपोर्ट किया तब से लेके जब तक पेमेंट करो। ठीक है, तो अब आप ये क्या बात हो रही है, भाई मेरे गुड्स या तो बच गए, यहाँ पे अनयूटिलाइज है, या मेरे पास डिफेक्टिव गुड्स है। तो पहले तो बात ये हुई कि आप जिस पर्पस के लिए आपने इंपोर्ट किया है, आपको उस पर्पस के लिए 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट आपको यूज कर लेना है। नहीं कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना है 6 महीने के अंदर अंदर कि मैं ये जो गुड्स है, डिफेक्टिव है, अनयूटिलाइज है, इनको मैं वापस से री एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ या क्लियर करना चाहता हूँ होम कंजम्पशन में, या क्लियर करना चाहता हूँ होम कंजम्पशन में। कितने दिन में डिसाइड करना है, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को क्या करना है, री एक्सपोर्ट करना है, री एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू जो है क्या नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आपने इंपोर्ट की थी उससे कम नहीं होनी चाहिए एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है, ये 100 तो बेटा एग्जांपल है, 100 करोड़ वरोड़ समझ लो मतलब। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बात हुई, भाई मैंने जो इंपोर्ट करी उससे कम नहीं होनी चाहिए मेरी एक्सपोर्ट की वैल्यू। अब उसकी बात आई कि अगर मेरे को क्या करना है, क्लियर करना है, किस चीज के लिए, यहाँ पे अगर मेरे को गुड्स को क्लियर करना है होम कंजम्पशन के लिए, ड्यूटी पे करो, क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अनयूटिलाइज गुड्स है, डिफेक्टिव गुड्स है, मैं यहाँ मार्केट में इंडिया में बेचना चाहती हूँ, क्लियर कर सकते हो, बट ड्यूटी पे कर दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब सवाल ये आया कि इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो जब मैंने इंपोर्ट करी थी तब से लेके कब तक है, जब तक मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगी। ठीक है, सो ये किसकी बात थी, अगर हमने इनपुट्स किए तो इनपुट्स की, अगर कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किए थे, हो सकता है भाई यहाँ पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लिया आपने, कैपिटल गुड्स यूज की, बुलवाए। अब क्या करना है आपको, कैपिटल गुड्स को क्लियर करना है। कर सकते हो क्या, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बोला ड्यूटी पे करो, क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पैसा नहीं पे करना है। ठीक है, पूरा पैसा नहीं करना है आपको, क्या है यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलाउ किया। ठीक है, सो देखेंगे, the importer has an option to clear capital goods imported after having been used for a specified purpose on payment of duty।
equal to difference between duty leviable on such goods but for exemption availed and that already paid if any at the time of importation along with interest rate fixed by notification issued under 28AA of the act, that is 15% on depreciated value allowed in straight line method specified below. किस पे? straight line method पे. straight line method पे आपको allow किया. ठीक है. So depreciation क्या दिया है आपको? for every quarter of first year का 4%, second year का 3%, थर्ड ईयर का 3%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का 2.5% और उसके बाद हर एक क्वार्टर का 2%. उसके बाद हर एक क्वार्टर का क्या है? 2% है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किए थे, कोई कैपिटल गुड्स यहाँ पे लेकर के आए थे, कैपिटल गुड्स लेके आए थे. फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ के कैपिटल गुड्स थे, 1 करोड़ के कैपिटल गुड्स थे, उस पे 20 लाख रुपीज की ड्यूटी थी, 20% ड्यूटी थी, 20 लाख की ड्यूटी थी. मेरे को पूरा एग्जाम्शन मिल गया, मैंने पूरे एग्जाम्शन का बेनिफिट ले लिया था जब मैंने इंपोर्ट किया था. तब आज 2-3 साल के बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये कैपिटल गुड्स को क्या करने वाली हूँ, मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ. तो गवर्नमेंट ने बोला हम बिल्कुल आपको बेनिफिट देंगे बट आपको ड्यूटी पे कर देनी पड़ेगी, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपके ये जो गुड्स है इसमें आपने 1 साल यूज किए तो 16% रिड्यूस हो जाएगा, 16% रिड्यूस हो जाएगा. कितना रिड्यूस हो गया आपका यहाँ पे? 16% रिड्यूस हो गया, 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपीज रिड्यूस हो गया. सो 84 लाख पे 20% ड्यूटी आप पे कर दोगे. 84 लाख पे 20% जो ड्यूटी आएगी वो क्या करना है, आपको पे कर देनी है, वो आपको पे कर देनी है. ठीक है. सो ये क्या हुई बात कि भाई कैपिटल गुड्स क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. ड्यूटी पूरे में लगेगी क्या? नहीं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे जो ड्यूटी आएगी वो ड्यूटी है वो आपको पे कर देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. ठीक है. 28AA ऑफ द एक्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंडर जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है क्या है, 15% पर एनम आपको पे कर देना है. अब इसके लिए आप डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करोगे, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एनी पार्ट ऑफ द क्वार्टर ऑफ फुल क्वार्टर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है. तो आपने यहाँ पे पार्ट ऑफ द क्वार्टर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फुल क्वार्टर एंड द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फ्रॉम द डेट व्हेन द इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स हैव come into use for the purpose specified in the exemption notification up to the date of its clearance. The importer shall record particulars of such clearance and payment in the monthly statement. कब से कैलकुलेट किया जाएगा आपका क्वार्टर? फ्रॉम द गुड्स हैव कम इनटू यूज. यहाँ पे आपके गुड्स जब से यूज में आए हैं तब से क्वार्टर क्लियर किया जाएगा, डेट टू डेट किया जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने 5th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे क्या लिए हैं, आपके गुड्स लेकर के आए, यहाँ पे यूज में आए, तो 5th अक्टूबर से आपका क्वार्टर आएगा. ठीक है. नॉट लाइक जीएसटी की भी आपका अप्रैल में जून का क्वार्टर है, देन जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर्स नहीं है. यहाँ पे क्वार्टर क्या है, डेट ऑफ, यहाँ पे डेट ऑफ यूज इसका क्वार्टर कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. सो आपको ये परसेंटेज याद रखने. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? फर्स्ट ईयर का 4% के हिसाब से, सेकेंड ईयर का 3, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का 2.5 एंड देन उसके बाद क्या है 2%. एंड पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फुल क्वार्टर. ठीक है. ये हुआ. आगे बढ़ेंगे. रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस. अब आपने करी कुछ गड़बड़, पेमेंट नहीं की होगी, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो आपका जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, ड्यूटी रिकवर करेगा आपसे. बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया था उसको इन्वोक करेगा और आपसे क्या करेगा, ड्यूटी रिकवर करेगा. देखते हैं. द डीसी ऑफ कस्टम्स और एसी ऑफ कस्टम्स हैविंग jurisdiction over the premises where imported goods shall be put to use for manufacture of goods or rendering output service. कौन सा ऑफिसर है भाई? जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर. आपका एसी डीसी कौन सा? जिसका जुरिस्डिक्शन आता है कहां, जहां आपके इंपोर्टेड गुड्स यहां पे रखे हुए हैं. किस चीज के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स या प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. ये दोनों चीजों के लिए आते हैं. वो क्या करेगा? He shall continue to take action and recover the duties in the event of. वो एक्शन ले सकता है, ड्यूटीज रिकवर कर सकता है आपसे. कब कर सकता है? फेलियर बाय द इंपोर्टर टू कंप्लाई विद द कंडीशन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन. इंपोर्टर अगर फेल हो गया यहाँ किस चीज के लिए, कंप्लाई करने कोई भी कंडीशन. एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में ये कंडीशन लिखी थी, कंडीशनल एग्जम्पशन था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते रहोगे तो एग्जम्पशन आपको मिला है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करी, कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी, तो ऑब्वियसली वो आपसे रिकवर करेगा ड्यूटी. या फेलियर बाय द इंपोर्टर टू मेक प्रिस्क्राइब पेमेंट. आपने पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, तो वो करेगा आपसे, रिकवर करेगा ड्यूटी. कैसे? बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड इन्वोक करेगा टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स बट फॉर एग्जम्पशन एंड ऑलरेडी पेड इफ एनी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन along with the rate of interest prescribed starting from the date of import of the goods
on which exemption was availed and ending with the date of actual payment of entire amount of the difference of the duty that he is liable to pay. तो वो क्या करेगा, इन्वोक करेगा बॉन्ड और इनिशिएट करेगा क्या, रिकवरी प्रोसीडिंग्स, इनिशिएट करेगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे, ठीक है। अब वो बॉन्ड कितने अमाउंट का यहाँ पे इन्वोक कर लेगा भाई, बॉन्ड कैसे इन्वोक करेगा, वो बॉन्ड बिल्कुल इनको इन्वोक करेगा और वो आपसे रिकवर करेगा। कितनी ड्यूटी रिकवर करेगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपके इस पे ड्यूटी आती थी बट आपने एग्जेम्पशन लिया, आपको फॉर एग्जांपल 70,000 का एग्जेम्पशन मिला, 30,000 आपने क्या करिए, पे करिए, एग्जेम्पशन कितना मिला है 70,000, तो वह एग्जेम्पशन जो आपको मिला है 70,000 का वो आपसे रिकवर करेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट वो क्या करेगा, आपसे रिकवर करेगा। कब रिकवरी यहाँ पे ये इन्वोक करेगा, अगर आपने कोई कंडीशंस कंप्लाई नहीं की जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में थी, या आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे रूल 8 और यहाँ पे ये वाले हमारे रूल्स कंप्लीट होते हैं। क्विकली रिवाइज करेंगे रूल्स और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो कौन से रूल्स है, कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट व्हाट, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स 2021। किसको ये रूल लगते हैं, जो इंपोर्टर मैम यहाँ पे क्या करना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है भाई, किसका, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का, और वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेना चाहता है कि भाई गुड्स मैं इंपोर्ट करूंगा, यूज करूंगा या तो किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन बोलता है कि ये रूल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब ये रूल अप्लाई होगा। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, जिसकी वैल्यू कैपिटलाइज की वो कैपिटल गुड्स। जॉब वर्क मतलब क्या भाई, कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोसेस, कोई मैन्युफैक्चर कंसिस्टेंट विद व्हाट, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू इंपोर्टर, एक्सेप्ट गोल्ड, ज्वेलरी आर्टिकल्स देयर ऑफ और अदर प्रीशियस मेटल्स नहीं आएंगे इसमें, या स्टोन्स। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हो, इनपुट्स को प्रोसेस कर रहे हो, कौन कर रहा है, इंपोर्टर कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। और जिससे क्या आ रहा है, आपका नया प्रोडक्ट आ रहा है, डिस्टिंक्ट नेचर कैरेक्टर का, वो क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यूज का, नेचर का, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यूज का नया प्रोडक्ट इमर्ज हो रहा है। आउटपुट सर्विस का मतलब क्या होता है, जो भी आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस नहीं आती इसमें, आफ्टर सेल सर्विस नहीं आती। सो आउटपुट सर्विस मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस, जो इंपोर्टेड गुड्स यूज करके मैं या तो आउटपुट सर्विस देना है मुझे, ठीक है। अब ये क्या है, गुड्स आने के पहले इंपोर्टर को क्या करना है भाई, कॉमन पोर्टल पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी, 6 बातें वो बताएगा, अपना नाम दे देगा, अपना एड्रेस दे देगा, जॉब वर्कर का नाम दे देगा, जॉब वर्कर का एड्रेस दे देगा, क्या वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, क्या मैन्युफैक्चर यहाँ प्रोसेस अंडरटेक करता है, वो सब कुछ वो बता देगा, वो या जॉब वर्कर जो भी करता है। उसके बाद वो नेचर और डिस्क्रिप्शन जो भी इंपोर्टेड गुड्स के यूज करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या जॉब वर्कर, वो बता देगा। कौन से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहा है वो ये बता देगा। क्या आउटपुट सर्विस रेंडर करेगा वो यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट करके, वो बता देगा। कौन से पोर्ट में मेरे गुड्स आने वाले हैं वो सारी चीजें बता देगा। ये सब चीजें कॉमन पोर्टल में दे देगा। उसके बाद में एक नंबर जनरेट होगा, IIN नंबर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास क्या हो जाएगा, जनरेट होकर के आ जाएगा। क्या वो अपडेट कर सकता है कोई इंफॉर्मेशन, बिल्कुल कर सकता है। कोई चेंज हुआ तो वो बिल्कुल अपडेट कर सकता है इंफॉर्मेशन, कहाँ, कॉमन पोर्टल में। जिस भी इंपोर्टर को बेनिफिट लेना है उसको क्या करना है, कंटिन्यूटी बॉन्ड सबमिट करना है, कंटिन्यूटी बॉन्ड सबमिट करना है विद दैट सिक्योरिटी जो भी ACDC बताता है, जो भी ACDC बताता है उतने की क्या कंटिन्यूटी बॉन्ड उसको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसीजर वो फॉलो करेगा, ये IIN नंबर जब वो गुड्स इंपोर्ट करेगा तो उसके बिल ऑफ एंट्री में वो बता देगा कि भाई ये IIN नंबर है, ये IIN नंबर है। जो ACDC कस्टम स्टेशन पे बैठा है वो क्या करेगा, उसको बेनिफिट अलाउ करेगा, वो बेनिफिट अलाउ करेगा। और जैसे बिल ऑफ एंट्री उसने क्लियर किया होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जैसे बिल ऑफ एंट्री उसने कंजम्पशन के लिए, होम कंजम्पशन के लिए यहाँ पे क्लियर किया, बॉन्ड सबमिट जो उसने किया वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और डिटेल्स उसके जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। डिटेल्स कहाँ पहुंच जाएगी, उसके जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या करना है भाई, अब गुड्स आ गए, उसको रिकॉर्ड्स बढ़िया मेंटेन करने हैं। क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करो कि भाई कितने के गुड्स आए, क्या क्वांटिटी क्या है, क्या वैल्यू क्या है, कौन सी डेट को आए आपके पास में गुड्स, उसके बाद आपने कितने गुड्स कंज्यूम किए, उसके बाद कितने गुड्स जॉब वर्कर को भेज दिए, फिर यहाँ पे आपको जॉब वर्कर ने कितने गुड्स आपको वापस कर दिए, फिर उसके बाद अगर आपने कोई गुड्स वापस री एक्सपोर्ट कर दिए और भाई ये स्टॉक में बचे। तो ये सारी क्वांटिटेटिव डिटेल्स क्या करनी है, आपको मेंटेन करनी है। सिर्फ मेंटेन करने से काम नहीं चलेगा, ACDC आपका जुरिस्डिक्शन वाला अगर देखना चाहता है तो उसे दिखाओ, उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। अगर उसके पास
यहाँ इंपोर्टेड गुड्स नॉन रिसीट हुए या शॉर्ट रिसीट हो रहे हैं उसके इंपोर्टेड गुड्स, उसके प्रेमाइसिस में उसको तुरंत बताना है। कॉमन पोर्टल में बताना है सब चीजें, ठीक है, कॉमन पोर्टल में उसको तुरंत बताना है। और क्या सबमिट करना है, एक मंथली स्टेटमेंट कॉमन पोर्टल में उसको सबमिट करते रहना है, ठीक है। महीना खत्म हुआ 10 तारीख को, जैसी मंथ कंप्लीट हुआ उसके 10 तारीख को, ठीक है। उसके बाद जॉब वर्कर को गुड्स भेजा, भाई उसने गुड्स मंगवाए थे, कुछ प्रोसेस करवानी है उसको जॉब वर्कर से, तो भेज सकता है क्या, बिल्कुल भेज सकता है। रिकॉर्ड मेंटेन करो, प्रोड्यूस करो, फिर जो करना है करो। तो उसने क्या करना है, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड, किसके, जो भी गुड्स वहां उसको जॉब वर्क में भेजने, उसका रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना है। इस महीने में भाई मैंने इतने इतने गुड्स भेजे, वो मंथली स्टेटमेंट में बता भी देगा, मंथली स्टेटमेंट में बता भी देगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंडर उसको अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस रिसीवेबल एज मे बी रिक्वायर्ड, उसको क्या करना है, यहाँ पे भेज देना है उसको डॉक्यूमेंट्स। उसमें मेंशन क्या करेगा, ये भाई ये डिस्क्रिप्शन है, ये यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्वांटिटी है। अब जॉब वर्कर को कुछ करना पड़ेगा क्या, हाँ बिल्कुल जॉब वर्कर को कुछ करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स की, भाई इतने गुड्स आए, इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी, इतने वेस्ट जनरेट हुआ। प्रोड्यूस करेगा जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को कि भाई ये मेरे रिकॉर्ड जो मेंटेन किए उसको चाहिए, तो वो बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा। और काम वाम हो गया तो गुड्स वापस भेज देगा, किसको, इंपोर्टर को, या आगे किसी जॉब वर्कर को भेजने हैं तो बिल्कुल भेज सकता है। इसके बाद में अगर अपनी ही यूनिट को देना है तो बिल्कुल वो भी कर सकता है, सिमिलर बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मंथली स्टेटमेंट में बताओ, करो, अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस रिसीवेबल वॉट एवर रिक्वायर्ड कर दो, उसके बाद मेंटेन कर दो रिकॉर्ड्स। सेम किसके, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, यहाँ पे इंपोर्टर शैल इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर यूनिट, जो भी इतने रिसीट हुए, इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई और इतना वेस्ट जनरेट हुआ। उसके बाद क्या करेगा, सेकंड हमारी क्या बात हुई थी, प्रोड्यूस करेगा जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को। एंड देन थर्ड चीज क्या, आफ्टर कंप्लीशन वापस भेज देगा, आफ्टर कंप्लीशन इंपोर्टर को, जॉब वर्कर को, जिसको भी रिक्वायर्ड है वो गुड्स भेज देगा। उसके बाद अब ये गुड्स को, उसको जो भी है, ये उसने फॉर एग्जांपल इंपोर्ट किया, 6 महीने के अंदर अंदर उसको जैसे भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से यूज करना है कर ले, नहीं उसको वापस भेजना है, री एक्सपोर्ट करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियरेंस करना है फॉर होम कंजम्पशन कर दो, अनयूटिलाइज गुड्स का, डिफेक्टिव गुड्स का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। री एक्सपोर्ट करना है कर दो, बट जितनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट है उससे कम नहीं होनी चाहिए एक्सपोर्ट की वैल्यू, एक चीज। सेकेंड, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी पे करो, क्लियर करो, अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट। कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, जब से इंपोर्ट किया तब से एक्चुअल पेमेंट तक। कैपिटल गुड्स हैं तो वो भी कर सकते हो क्लियर होम कंजम्पशन के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ड्यूटी पे करनी है। ड्यूटी पूरे पे नहीं बने मंगाएंगे आपसे, ठीक है, यूज किए और डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ड्यूटी पे कर दो। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा आपका, भाई फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर, ठीक है, सेकेंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में 3%, फोर्थ फिफ्थ ईयर में 2.5% और उसके बाद 2%। पार्ट ऑफ द क्वार्टर कंसिडर्ड एज फुल क्वार्टर। क्वार्टर कब से लेंगे, जिस दिन डेट ऑफ यूज है वहां से पकड़ना है। अब करिए आपने कुछ गड़बड़, क्या करी गड़बड़, भाई पेमेंट नहीं किया या तो ड्यूटी का, या कोई कंडीशन जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लिखी थी वो आपने मानी नहीं, तो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, आपके अगेंस्ट लेगा एक्शन, रिकवर करेगा आपसे क्या, ड्यूटी। कितनी ड्यूटी रिकवर करेगा, बॉन्ड इन्वोक करेगा, जो भी आपने बेनिफिट लिया था अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% आपसे क्या ले लेगा, वो यहाँ पे रिकवर कर लेगा क्या, ड्यूटी, ठीक है। सो ये रूल्स हमने पढ़े, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक बार जस्ट हमें पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड। बेटा की अमेंडमेंट है, एक सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 51A, बहुत बढ़िया सेक्शन है, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर सकते हो, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और बाद में अपनी ड्यूटी के टुवर्ड्स अप्रोप्रिएट कर सकते हो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सिंपल से सेक्शन है, देखेंगे सेक्शन 51A, पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अ न्यू सिस्टम टू लिवरेज पेमेंट ऑटोमेशन is enabled in custom clearance import में, export में, by way of insertion of section 51A insert किया गया। It provides for advance deposit which would enable payment of duty, tax, interest, fee, penalty and interest through electronic cash ledger। तो क्या कर सकते हो आप, एडवांस डिपॉजिट करके रख सकते हो, डिपॉजिट करके रख सकते हो, किस चीज का, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करके रख सकते हो जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह के लिए। This is a welcome measure that will avoid delay in payment of duty और अमाउंट बिंग ट्रांसफर टू CHA ऑफ ड्यू। ऑब्वियसली आप अमाउंट पहले से डिपॉजिट करके रख रहे हो तो आपका डिले तो ऑब्वियसली यहाँ पे अवॉइड होगा। विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इन एडवांस एंड अप्रोप्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिमांड। आप पहले से अमाउंट डिपॉजिट करके रख दो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में और फिर जब भी टाइम आएगा आप उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हो।
With the use of authorized mode of payment, person who regularly make payment of duty, interest and even penalty, if any, are permitted to deposit a certain amount of money. तो ये लोगों को क्या परमिशन दिया गया कि ये डिपॉजिट कर सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो रेगुलर यूज करते हैं वो डिपॉजिट करके रखेंगे अपना पैसा. एंड देन व्हेन द ओकेजन टू मेक पेमेंट अराइजेस दे कैन पे बाय डेबिट द बैलेंस इन द डिपॉजिट अकाउंट. और जब भी ओकेजन आएगा वो क्या कर सकते हैं, वो पे कर सकते हैं बाय डेबिट द बैलेंस टू द डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. Person who may be required to regularly make payment are importer, exporter और कस्टम ब्रोकर्स. कौन हो सकते हैं ये? इंपोर्टर्स हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं ड्यूटेबल गुड्स के, देन कस्टम ब्रोकर्स हो सकते हैं. Even every deposit made towards duty, interest, penalty, fee or any other sum payable by a person under the provisions of this act or the customs tariff act or under any other law for the time being in force or rules regulation made thereunder using authorized mode of payment shall, subject to such condition and restriction, be credited to electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed. सिंपल सी बात है, जो भी डिपॉजिट हो रहा है बेटा इंटरेस्ट के टुवर्ड्स, ड्यूटी के टुवर्ड्स या कोई भी सम के टुवर्ड्स, ठीक है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे यूजिंग ऑथराइज मोड ऑफ पेमेंट, वो क्या रहेगा, शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन. कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में. तो जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो क्या हो जाएगा? कैश. कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा. The amount available in electronic cash ledger may be used for making any payment towards duty, interest, penalty or any other sum payable under the provisions of this act or customs tariff act or under any law for the time being in force. ठीक है, तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया वो किस चीज के लिए यूज हो सकता है? कोई भी ड्यूटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए. कोई भी ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी के लिए हो सकता है. कस्टम्स एक्ट 1962 में भी हो सकता है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में भी हो सकता है, या कोई और लॉ में भी हो सकता है. The balance in electronic cash ledger after payment of duty, पेनल्टी और फी और एनी अदर अमाउंट में भी रिफंडेड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब. जो बैलेंस बचे रहेगा वो क्या हो सकता है? वो रिफंड हो सकता है, कि बिल्कुल रिफंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. Notwithstanding anything contained in this section, if the board is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may by notification exempt the deposit made by such class of person or with respect to such category of goods as may be specified in notification from all or any of the provision of this section. तो यहाँ पे इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, अगर बोर्ड सेटिस्फाइड है कि ये बहुत जरूरी है तो वो क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं डिपॉजिट मेड बाय सच क्लास ऑफ पर्सन और विद रिस्पेक्ट टू सच कैटेगरी ऑफ गुड्स एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम नोटिफिकेशन बाय द इन द नोटिफिकेशन. जो भी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है उनको क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं डिपॉजिट से. तो इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, बोर्ड को लगता है कि बहुत जरूरी है तो वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं भाई डिपॉजिट किसी भी पर्सन का यहाँ पे, या किसी भी कैटेगरी ऑफ गुड्स का, जो भी क्या नोटिफिकेशन में दिया रहेगा. क्या नोटिफिकेशन आया इसमें? स्पेसिफाइड डिपॉजिट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इससे रिलेटेड जो एग्जेम्पशन आया वो देखेंगे. जो भी एग्जेम्प्ट है किससे? फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. जो ये प्रोविजन है इनसे एग्जेम्प्ट है वो कौन लोग हैं? द सीबीआईसी हैज स्पेसिफाइड सर्टेन डिपॉजिट व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इनको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कौन है? With respect to goods imported or exported in custom station where custom automated system is not in place. भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका यहाँ पे कस्टम स्टेशन पे कर रहे हो जहाँ पे क्या नहीं है, जहाँ पे भाई यहाँ पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं है, जहाँ पे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं है. विथ रिस्पेक्ट टू अकम्पनीड बैगेज पे नहीं अप्लाई होगा. अदर देन दोज यूज्ड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ, इनके अलावा किसी और चीज के लिए, मतलब इन पे लगेगा, इनके अलावा किसी और चीज के लिए है तो, और कोई पेमेंट के लिए तो. एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग सेस सरचार्ज एज ड्यूटी ऑफ कस्टम पे लगेगा, आईजीएसटी पे लगेगा, जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस पे लगेगा. इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और कोई भी अमाउंट पेएबल अंडर द सेड एक्ट और द कस्टम्स टैरिफ एक्ट. ठीक है, कस्टम्स एक्ट के अंडर कुछ भी पेमेंट है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई भी अमाउंट का उस पे लगेगा, उसके अलावा किसी पे नहीं लगेगा. तो इनके अलावा किसी और पे अभी ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे, इनके अलावा किसी और पे प्रोविजंस नहीं लगेंगे. तो कस्टम ड्यूटीज, आईजीएसटी, जीएसटी, कंपनसेशन सेस, इन सब पे तो लगेंगे. इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई भी अमाउंट अंडर दिस कस्टम्स टैरिफ एक्ट और द कस्टम्स एक्ट 1962 इन पे तो लगेंगे. इनके अलावा कोई और रहेंगे तो उन पे नहीं लगेंगे, उन पे नहीं लगेंगे. तो बहुत सिंपल से प्रोविजन है बेटा सेक्शन 51A एक जो इंसर्ट हुआ. देन लास्ट हमारा एफटीपी पे आएंगे. बहुत छोटे छोटे से अमेंडमेंट है यहाँ पे. एफटीपी पे देखेंगे हम, यहाँ पे 2 ही अमेंडमेंट है. जो एप्लीकेबिलिटी था हमारा, एफटीपी आया था हमारा 1520 पॉलिसी जो भी हमारा चल रहा है, कंटिन्यूसली वो एक्सटेंड होती रही ड्यू टू कोविड एंड ऑल, आपको पता है. और ये अभी कब तक के एक्सटेंडेड है? 30/9/2022 तक के इसको एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड की गई है. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520
incorporating provisions relating to export and import of goods and services will now remain in force till 30th September 2022 unless otherwise specified. तो आपको पता है कंटिन्यूसली ये एक्सटेंड होती गई, थोड़ा टाइम एक्सटेंड करते गए ये 2020 से, और अभी इसको कब तक कर दिया है 2022 30th September 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया. Then exemption from IGST and GST compensation is extended till 30th June 2022 in case import under advance authorization EPCG and EOU EHTP STP BTP यूनिट्स. तो ये भी आपको पता है कंटिन्यूसली ये भी कंटिन्यू एक्सटेंड होते जा रहा है. जो IGST से एग्जेम्पशन है और GST कंपनसेशन से एग्जेम्पशन है, किसमें? एक तो एडवांस ऑथराइजेशन हमने पढ़ी थी, ये सारी चीजें आपको याद हो तो. सेकंड EPCG में, EOU EHTP में. तो उस केसेस में ये जो एग्जेम्पशन था इसको भी एक्सटेंड कर दिया तीनों केसेस में 30 जून 2022 तक. So earlier import against advance authorization for physical export were exempted from IGST and GST compensation cess. The exemption from IGST GST compensation cess in case of import against advance authorization for physical export has now been extended till 30th June 2022. तो आप एडवांस ऑथराइजेशन आप क्या करते हो? एडवांस ऑथराइजेशन लेते हो, आपको ध्यान है आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे IGST GST compensation cess नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड था. तो वो अभी कब तक के एग्जेम्प्टेड है? 30th जून 2022 तक है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या करने वाले? एक्सपोर्ट करने वाले हो, उसके लिए आप एडवांस ऑथराइजेशन लेते हो. देन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर EPCG ऑथराइजेशन. आपने क्या किया? EPCG के अंडर कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किए फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम IGST एंड GST कंपनसेशन सेस टिल 31st मार्च 2022. वो एग्जेम्प्टेड थे किससे? IGST से और GST कंपनसेशन सेस से टिल 31st मार्च 2022. द एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST एंड कंपनसेशन सेस इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर EPCG ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, उसको भी कब तक एग्जेम्प्ट कर दिया? एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2022 तक. क्या कर रहे हो आप? कैपिटल गुड्स लेकर के आ रहे थे, कैपिटल गुड्स लेकर के आ रहे थे EPCG ऑथराइजेशन पे. ठीक है, तो हमारी बात हुई थी उस केस में कैपिटल गुड्स जब हम लेकर के आ रहे हैं फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, किसी भी पर्पस के लिए आप लेके आ रहे हो कैपिटल गुड्स, तो उस पे GST नहीं लगेगा, IGST नहीं लगेगा, GST कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड था वो. तो उसे भी एक्सटेंड कर दिया कब? 30 जून 2022 तक. ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था क्या रहेगा. आपको ऑब्लिगेशन रहेगा, आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है एंड ऑल दैट. अगेन इन केस इंपोर्ट कर रहा है कौन? EOU EHTP STP BTP यूनिट्स DTA से, उसमें भी IGST और GST कंपनसेशन सेस एग्जेम्प्टेड था 31st मार्च 2022 तक के, उसे भी एक्सटेंड कर दिया. अब भी 30 जून 2022 तक भी नहीं लगेगा क्या? IGST और GST कंपनसेशन सेस. तो बस FTP में बेटे ये इतने ही अमेंडमेंट थे, बाकी कुछ ज्यादा था नहीं. ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट कस्टम्स एंड FTP का भी हमारा जो अमेंडमेंट का पार्ट है वो, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस अमेंडमेंट सीरीज. थैंक यू फॉर नाउ.